हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम अपने टॉपिक लेकर चल रहे हैं, हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। इससे पहले हमने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में लार्ज सैंपल के बारे में पूरा देख लिया था। उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। अभी तक भी जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आई बटन पे जाके उस वीडियो को वो देख सकते हैं, या तो वीडियो के एंड में वो सारे वीडियो अपीयर हो जाएंगे, उसमें से आप जिसमें इंटरेस्टेड हो देख सकते हैं। तो आज के जो टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में ही स्मॉल सैंपल में इसकी जांच, इसकी टेस्ट कैसे की जाएगी। तो बेसिकली सबसे पहले हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इन स्मॉल सैंपल को जाने, उससे पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्मॉल सैंपल क्या होता है। तो नॉर्मली अ स्मॉल सैंपल रेफर टू दैट सैंपल इन विच द साइज ऑफ द सैंपल इज नॉट एक्सीड टू 30 यूनिट। मीन्स स्मॉल सैंपल एक ऐसा सैंपल होता है जिसमें कि जो यूनिट्स लिए जाते हैं, उसमें पॉपुलेशन से जो यूनिट सेलेक्ट किए जाते हैं, उस यूनिट के नंबर 30 से ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन बेसिक रूप से कुछ लोगों का ये भी मानना है, सब कुछ मैथमेटिशियन ये भी मानते हैं कि जो यूनिट है वो 30 यूनिट से बढ़ के 50 यूनिट तक भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जब हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसको 30 यूनिट ही मानकर चलेंगे और सारे क्वेश्चन हमारे 30 यूनिट पे ही सॉल्व होंगे। तो नॉर्मली हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के मीनिंग के बारे में जब बात करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि अ सैंपल which includes up to 30 यूनिट। मीन्स वो कोई भी सैंपल जिसमें कि क्या 30 यूनिट से ज़्यादा उसमें यूनिट्स ना इंक्लूड हो, उसमें शामिल ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल सैंपल। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, लार्ज सैंपल में हमने यही देखा था कि 30 यूनिट से प्लस हमेशा उसमें रहते थे लार्ज में। लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल सैंपल की बात करते हैं, यहाँ पे 30 यूनिट मैक्सिमम आपके होते हैं। लेकिन इसमें आपको अगर इंटरप्रिटेट करना है तो आप ये भी लिख सकते हो कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो 30 यूनिट है इसको हम 50 यूनिट तक भी, कुछ लोग इसको शामिल करके भी उसको क्या स्मॉल सैंपल ही मानते हैं। तो बेसिक जो स्मॉल सैंपल होता है आप उसको यही डिफाइन कर सकते हो कि ऐसे सैंपल जिसकी साइज 30 यूनिट से ज़्यादा नहीं होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल सैंपल। अब हम बात करते हैं स्मॉल सैंपल के प्रॉपर्टीज के बारे में और इसके एजम्पशन के बारे में। देखिए, इसके एजम्पशन के बारे में हम देखते हैं कि जो स्मॉल सैंपल होते हैं उसके क्या क्या एजम्पशन होते हैं, मतलब क्या क्या मान्यताएं हैं कि एक स्मॉल सैंपल में क्या क्या फीचर्स आपको मिलने चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्मॉल सैंपल की बात कर रहे हैं तो इसके तो हमने आपको मीटिंग में इसके पहले एजम्पशन के बारे में हमने क्लियर कर दिया है कि जो हमारा स्मॉल सैंपल, अगर उस सैंपल में नंबर ऑफ यूनिट की बात करें तो वो यूनिट 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो मतलब कि वो यूनिट अप टू 30 हो सकता है लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं। अभी जो हमने आपको 50 बताया वो जस्ट एक मान्यता है, वो भी है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर जगह 30 यूनिट को ही बेस मानेंगे, 30 यूनिट से ज़्यादा नहीं। अब सेकेंड जो हमारी बात की जाती है, सिंपल और रैंडम सैम्पलिंग। हमने आपको रैंडम सैम्पलिंग बताया ना कैसा होता है, कि जिसमें कि क्या, जब आप पॉपुलेशन जो है आपका, पॉपुलेशन में से जब हम सैंपल क्या करते हैं, लेते हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं कि वो रैंडमली लेना है। मीन्स उसमें किसी भी तरीके का कोई पक्षपात नहीं करना है। थ्योरेटिकल बेस से हमको क्या करना है, इस पॉपुलेशन में से यूनिट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है। मीन्स जो हमारा पॉपुलेशन होता है उसमें इस तरीके से यूनिट को शामिल करना है कि हमारा ये जो यूनिट यहाँ पे सैंपल आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स को क्या करें, फॉलो करें। अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने आपको पहले से भी बहुत सारे वीडियो में चर्चा कर दी है, यहाँ पे भी करते हैं। तो फिर यहाँ पे एक चीज़ तो ये हो गया, सिंपल और रैंडम। सिंपल और रैंडम होने का मतलब किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं करनी है। मीन्स देखिए, पार्शियलिटी ना करने का मतलब क्या है, नॉर्मली अगर हमने देखा कि हमारे पास 100 प्लेयर है किसी एक पार्टिकुलर टीम के लिए 100 प्लेयर्स है। अब मान लीजिए हम क्रिकेट टीम ही बना रहे हैं, उसमें हमारे पास 100 प्लेयर्स अवेलेबल हैं। अब इसमें हमको 15 के टीम बनाने हैं। अब हमको 15 के टीम बनाने हैं तो हम इसमें नॉर्मली क्या करेंगे कि विकेट कीपर को भी शामिल करेंगे, बॉलर को भी शामिल करेंगे, बैट्समैन को भी शामिल करेंगे। तो कहने का मतलब एक नॉर्मल टाइप का हमको क्या करना है, टीम बनाना है जो कि जनरली क्या हो, फिट हो। लेकिन अब उसमें रैंडम होने का मतलब क्या है कि कोई भी खिलाड़ी उसमें से सेलेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर इसी में हम कहें कि नहीं, विराट कोहली को इसमें परमानेंट रखना है, महेंद्र सिंह धोनी को परमानेंट रखना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पक्षपात हो रहा है कि जो हम 15 को बेस मान रहे हैं एक्चुअली हम उतना सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे श्योर है कि उस टोटल पॉपुलेशन में से हमको इन लोगों को लेना है। तो ये आपका रैंडम नहीं हुआ। तो रैंडम का मतलब ये है कि इसमें जो 100 प्लेयर्स हैं इसमें किसी का भी यहाँ पे आने का चांस बन सकता है, किसी को प्रायोरिटी
नहीं देनी है, आप वहाँ नॉर्मल तरीके से क्या करिए, सिंपल तरीके से आप क्या करिए, सैम्पलिंग का प्रोसेस करिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। अब उसके आगे जब हम बात करते हैं तो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि जो हमारे पॉपुलेशन में यूनिट है, ये यूनिट किसी भी तरीके से दूसरे यूनिट को एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। सारे यूनिट के सिलेक्शन का बराबर चांसेस होना चाहिए। किसी ऐसा नहीं कि मतलब एक यूनिट दूसरे यूनिट को प्रभावित कर दे रहा है, फिर वो दूसरे को यूनिट को प्रभावित कर दे रहा है, इस तरीके का कोई यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मतलब सारे एट्रीब्यूट्स जो है और वेरिएबल जो है वो स्वतंत्र रूप से उनके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस बनने चाहिए। यहाँ पे किसी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा या तो किसी की प्रोबेबिलिटी कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट का मतलब यही है कि सबकी प्रोबेबिलिटी उसमें सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने आपको क्या बताया, इससे पहले भी हमने चर्चा किया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम डेटा लेते हैं वो डेटा को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा एक बेल टाइप का फिगर बनता है। और इसमें ये जो फिगर हमारा होता है क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है, एक नंबर दूसरे नंबर के सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। अगर कोई नंबर बहुत बड़ा है तो उसके छोटे में भी कोई नंबर होना चाहिए जो कि उनके बीच के गैप को क्या करे, पूरा फुलफिल करे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा हमको क्या करना है, हमें जो सैंपल सेलेक्ट करने हैं उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा हमको सैंपल लेने हैं, ताकि जो सब्स्टिट्यूट नंबर है वो एक दूसरे की कमी को पूरा करते रहे। होप आपको एजम्पशन क्लियर हो गया होगा स्मॉल सैंपल में हम की क्या क्या मान्यताएं हैं। अब स्मॉल सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। मीन्स डायरेक्टली अगर आप कि एग्जाम में कहीं पे भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें विशेषताएं, लक्षण या तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ये सब पूछा जा रहा है, तो इसमें आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। तो देखिए क्या इसके प्रॉपर्टीज, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें कुछ कंडीशन दिए गए हैं, जैसे सैंपल के साइज को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। तो आइए देखिए हमने उसको नोट डाउन किया है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, व्हेन सैंपल साइज डिक्रीज डिफरेंस ऑफ मीन बिटवीन टू सैंपल इंक्रीज। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम सैंपल साइज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये जो मीन है, दो चीज़ों के मीन मीन्स एक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो सैंपल के बीच का जो मीन है, इनके बीच का जो गैप है ना वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब जस्ट अपोजिट रिलेशनशिप आएगा कि अगर सैंपल साइज को हम क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो जो मीन के बीच का गैप रहेगा वो गैप भी बढ़ता जाएगा। मीन्स हमने दो सैंपल लिया है और एक सैंपल के साइज क्या है, छोटा है, और एक सैंपल के साइज क्या है, बड़ा है। दोनों सैंपल के साइज में एक गैप को जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, दोनों के मीन के बीच के भी गैप क्या होंगे, उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। और जस्ट इसके अपोजिट में क्या है कि अगर हम सैंपल साइज को डिक्रीज करते हैं तो जिस सैंपल की साइज जितनी छोटी होगी उसके स्टैंडर्ड डिविएशन की भी साइज उतनी ही छोटी होगी। अगर हम सैंपल साइज को बड़ा रखते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी क्या होगा, उसी अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने बताया कि अगर सैंपल के साइज को, मीन्स अगर हमारे पास स्मॉल सैंपल है और स्मॉल सैंपल के साइज को हम क्या करते हैं, अगर बढ़ाते हैं तो अगर घटाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। तो इसका देखिए दो इफेक्ट हुआ कि इसमें जो मीन के बीच का गैप रहेगा, मीन्स दो सैंपल हमारे पास है, अगर दोनों सैंपल के बीच के गैप को अगर हम बढ़ाते हैं, मीन्स अगर एक सैंपल हमारा 10 यूनिट का है और एक सैंपल हमारा 15 यूनिट का है, तो इसके मीन के बीच में जो गैप आएगा, अगर इसी सैंपल के यूनिट को हम 10 यूनिट एक को लेते हैं और एक को 20 यूनिट को ले लेते हैं, तो इसके बीच का जो गैप आएगा, मतलब ये 10 से 20 यूनिट के बीच में, अगर देखिए यहाँ पे सैंपल के बीच में गैप ज़्यादा है तो मीन के बीच का भी गैप ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा गैप कम रखते हैं तो मीन के बीच का गैप भी क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम कि अगर इसी से ये जो 10 यूनिट है, अगर ये देखिए सैंपल साइज क्या है, डिक्रीज हुआ है, तो इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब मीन पे अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा कि सैंपल साइज को हम अगर डिक्रीज करते हैं तो दो मीन, अगर दो सैंपल हमारे पास है तो दोनों के मीन में क्या होगा, जो बीच का गैप है वो बढ़ जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन पे जस्ट उसका जो होता है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है कि डिक्रीज के केस में स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू भी क्या होती है, डिक्रीज करती है। लेकिन जो मीन के बीच के डिफरेंस की बात करें तो उस पर रिवर्स इस पे इफेक्ट पड़ता है, इनके बीच के जो गैप होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। अब बात करते हैं कि अगर सैंपल के साइज को हम इंक्रीज करते हैं तो क्या प्रभाव होगा। तो सैंपल के साइज को इंक्रीज करने का जस्ट जो यहाँ पे था उसका अपोजिट, अगर हम सैंपल के साइज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो जो हमारा गैप होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मीन्स जो मीन के बीच का गैप है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर इसी में हम क्या करेंगे, अगर फोर्थ नंबर पे आते हैं कि अगर हम सैंपल साइज को इंक्रीज करते हैं
तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन पे सैंपल की साइज जो है पॉजिटिव इफेक्ट उस पर पड़ता है, और जो मीन के डिफरेंस की बात करें तो उस पर जस्ट रिवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की जब भी बात करें तो इसके 4 ही विशेषताएं हैं। आप इसी चारों को एग्जाम में आप लिख कर, ये अगर 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से रिलेटेड जो स्टूडेंट है, तो उनके लिए ये अच्छा रहेगा कि ये सारे टॉपिक लिखकर इसको क्या करें, एक्सप्लेन कर दें, और नीचे एक बॉक्स बना के उसमें इंक्रीज डिक्रीज करके उसको इफेक्ट को भी क्या करें, वो दिखा दे, तो उनको इसमें। हाँ, तो चलिए हम अपने वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एक्चुअली में होता क्या है। तो हम जो स्मॉल सैम्पलिंग में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो उसमें हम ये बात करते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन डेटा है, मीन्स जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, सैंपल की बात हम नहीं कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, वो नॉर्मली बिहेव कर रहा है कि नहीं। मीन्स जिसमें इससे पहले जब हम लार्ज सैम्पलिंग की बात करते थे तो उसमें हम क्या देखते थे कि जो लार्ज सैंपल ले रहे हैं हम, क्या वो सैंपल पॉपुलेशन को पूरे लीड कर रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे स्मॉल सैम्पलिंग के थ्रू हम ये देखेंगे कि जो हमने पॉपुलेशन कलेक्ट किया है, जिस चीज़ को बेस माना था, उस चीज़ पे पॉपुलेशन सही साबित हो रहा है कि नहीं, या तो पॉपुलेशन में जो जो विशेषताएं, जो जो प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो है कि नहीं। अब हम ये चेक कैसे करेंगे कि हमारा पॉपुलेशन नॉर्मली बिहेव कर रहा है कि नहीं। अब ज़्यादा आप अगर इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में हम वो नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब ये कैसे हम चेक करेंगे कि कैसे कैसे आपका इसमें निकाला जा सकता है कि हमारा पॉपुलेशन नॉर्मली बिहेव कर रहा है कि नहीं। तो इसके टेक्निक्स की बात करते हैं, जिसको मेथड्स भी बोला जाता है। तो हम नॉर्मली मेथड्स यहाँ पे देखें तो मेथड्स क्या है इसके, तो सबसे पहला जो मेथड्स है इसको बोला जाता है टी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड जो मेथड्स है इसको बोला जाता है जेड डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड जो हमारा है इसको एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड जो होता है, जैसे जब भी हम पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड जुड़ा होता है। तो अभी जो हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे तो हर जगह वहाँ पे जो था वो पैरामीट्रिक टेस्ट ही हमने किया था, लार्ज सैम्पलिंग में भी और यहाँ पे स्मॉल सैम्पलिंग में भी। तो ये 3 टेक्निक्स है जिससे कि क्या होता है कि हम ये मालूम कर सकते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन डेटा है वो नॉर्मली बिहेव कर रहा है कि नहीं, थ्रू बाई यूजिंग द स्मॉल सैंपल। मीन्स हम स्मॉल सैंपल जो है इसको बेस मान के हम अपने पॉपुलेशन डेटा को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लार्ज सैंपल में क्या होता था कि हमारा जो सैंपल होता था वो पॉपुलेशन डेटा को लीड करता था। मीन जहाँ पे आपको पूरे पॉपुलेशन की स्टडी करना है, आप केवल सैंपल को स्टडी करके भी एक प्रॉपर रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। लेकिन स्मॉल सैंपल ये बताता है कि जो हमारा पॉपुलेशन डेटा है क्या वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, वो डेटा जिस चीज़ को बेस मान के लिया गया था वो सारे क्वालिटीज प्रॉपर्टीज उसमें अवेलेबल है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए जो 3 टेक्निक्स है, टी डिस्ट्रीब्यूशन, जेड डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए हम बारी बारी से तीनों पे अलग से वीडियो लेकर आएंगे और इसको हम डिटेल से समझाएंगे, और आपको इस पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं उसके लिए भी बताएंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे। अभी के लिए आप इतना ही जानिए, और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन नोट्स को जाके डाउनलोड कर लीजिए।